हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और आज हम करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं हमारे पीपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड गवर्नमेंट। अब ये सब लोग क्या करते हैं, फंड्स की डिमांड करते हैं और सप्लाई करते हैं और इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो, पीपल जो है वो बैंक से पैसा लेते हैं या बैंक अगर उनके पास एक्स्ट्रा होता है तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो मतलब क्या है कि फंड्स की अगर डिमांड होती है तो ले लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा आ गए तो सप्लाई कर देते हैं। तो फंड्स की जो डिमांड सप्लाई का सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डिमांड साइड हो गया, दूसरा हो गया सप्लाई साइड। जो डिमांड साइड है, डिमांड साइड में इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कंपनी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है। और सप्लाई साइड में कौन कौन आता है, बैंक्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सप्लाई साइड में आते हैं। जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो इंडियन मनी मार्केट, एक है इंडियन कैपिटल मार्केट, राइट। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये वाला जो भी पैराग्राफ है इसमें सेम चीजें रिपीट करी हुई है, बोरोइंग, लैंडिंग, फंड्स की डिमांड, सप्लाई, वो सारी चीजें हैं, तो रिपीट नहीं करूंगी मैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है वहां पे होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, बोरो और लेंड किए जाते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है वहां पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की ट्रेडिंग होती है, मतलब कि बोरो एंड लेंड किए जाते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे करता है, थ्रू द सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जो इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ही होती है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको हम क्लासिफाई करते हैं आगे, एक तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चरल फाइनेंस हो गया। एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के लिए कोई पैसा लेना या उससे कमाई करके देना, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस। डेवलपमेंटल फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन क्या होता है, लोअरिंग द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ लोकल मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और गोल्ड। अब देखो, जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की लोकल मनी है, जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अगर हम रुपीस की बात करें, इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी एक टाइम था जब हमारा जो 50 रुपीज थे उसका बनता था $1। अब धीरे धीरे रेट बढ़ता गया, 50 से 60 रुपीज का बन गया $1, फिर बन गया 70 रुपीज का $1, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो अराउंड 75 चल रहा है $1। तो हमारी जो रुपी है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है, तो हमारी करेंसी कम हो रही है कंपैरेटिव टू फॉरेन करेंसी, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब जो भी दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है वो बाकी सारी कंट्रीज के साथ लेन देन करती रहती है, तो उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है एक साल में, तो उसका सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड हम रखते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, आप देखो, हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट करना मतलब हम अपनी चीजें बाहर भेजते हैं, दूसरी कंट्री को देते हैं। इंपोर्ट करना मीन्स हम दूसरी कंट्री से चीजें ले रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड पर एनम। एक साल में जितनी गुड्स एक्सपोर्ट हुई और जितनी इंपोर्ट हुई उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। गुड्स की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे, गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स नहीं देखेंगे, गुड्स की वैल्यू, जितनी वैल्यू की हमने एक्सपोर्ट करी, जितनी की इंपोर्ट करी, और उनके बीच में जो डिफरेंस आता है एक साल में उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती, इसमें सिर्फ टेंजिबल गुड्स की ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आगे हम डिवाइड कर देते हैं एक करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में।
फिर एग्जिम पॉलिसी आई थी 2000-2001 में। इसके थ्रू हमने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम, सेस भी जिसको बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि जो भी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं या कोई अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो वहाँ पे टैक्स पे थोड़ा रिबेट मिलता है। ये फायदा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। तो 1994 में जो इंडिया का रुपी था उसको पूरी तरह से हमने करंट अकाउंट में कन्वर्टिबल कर दिया था। 91 में आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उसके बाद 94-5 में हमने अपने इंडिया के रुपी को करंट अकाउंट में कन्वर्टिबल कर दिया। फिर बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड अलाइड मैटर्स। अब पब्लिक का रेवेन्यू, उसका एक्सपेंडिचर, पब्लिक कितना पैसा कमा रही है, कितना खर्च रही है, और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, उससे रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी बनती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। यूजली जो हमारी इंडिया की मनी मार्केट है इसके दो सेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें आते हैं इंडिजिनियस बैंकर्स लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब बात आती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है। ये क्या करते हैं? ये एक प्राइवेट बैंकर्स ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं? लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, लोगों से पैसा लेके इसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जो इनके पास पैसा आता है उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट का ये लोगों को दे देते हैं। यूजुअली जो एनबीएफसी होते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट बैंक्स। तो इनके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अलावा जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें बहुत सारी कुछ सब मार्केट्स भी होती है। जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो है 3 तरह का होता है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आती है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सेंट्रल बैंक होगी। सेकंड नंबर पे आती है कमर्शियल बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स जिनमें आती है प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही आ जाती है कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स में। फिर थर्ड आती है फॉरेन बैंक्स, राइट। जो हमारी इंडिया की हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैंक है और इसके चलते कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स आ जाती है और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और उसको रेगुलेट करती है। आरबीआई कब बनी थी? 1 अप्रैल 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और इसका इनिशियल कैपिटल कितना था? 5 करोड़ तक का। उसके बाद इसको 1 जनवरी 1949 पे नेशनलाइज कर दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन 1948। ये इंडिया की एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई सुप्रीम मॉनिटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी है, हमारी कंट्री की सबसे बड़ी मॉनिटरी अथॉरिटी है। बैंकिंग अथॉरिटी आरबीआई के पास ही है। बैंकिंग कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका कंट्रोल करना, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी आरबीआई के पास ही है। इट कीप्स द रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, उनके जितने रिजर्व होते हैं वो सारे अपने रिजर्व किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं। तो यहीं से इसका नाम क्या बना? क्या पड़ा था? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक अब इंडिया की है तो नाम बना दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, राइट। जो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है? वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बट जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट की। जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल और लोन्स। इसमें सारी फैसिलिटीज आती है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग के लिए। इंडिया की कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। तो इसमें होते हैं टर्म फंड्स। टर्म फंड्स होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं मीडियम टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट में और क्या क्या चीजें आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, जिस गिल्टेज्ड मार्केट होती है। गिल्टेज्ड मार्केट में क्या होता है? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होती है उनकी
ट्रेडिंग होती है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट हो गई, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया लाइक IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, IIBI, UTI एक्सेट्रा, ये सारे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह होती है। फिर आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक मर्चेंट बैंक्स। कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है मार्केट में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर ऑफ फंड्स टू कैपिटल मार्केट। कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अगर डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं सप्लायर ऑफ फंड कैपिटल मार्केट में। जो कैपिटल मार्केट का ट्रेंड है उसको बेसिकली दो फैक्टर से अफेक्ट होता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द मार्केट, मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काम करते हैं उससे अफेक्ट होता है। दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको अफेक्ट करता है कैपिटल मार्केट के ट्रेंड को। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है, अब उसकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। उसमें आता है सबसे पहले गिल्ट एज्ड मार्केट और मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है वो होती है गिल्ट एज्ड मार्केट में। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट हो गई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया, अभी हमने पढ़ाई था NBFCs के बारे में। तो ये सारे क्या है? ये कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है? मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन पे जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट है, इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये फिक्स होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है, जितना बता दिया उतना ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इज द मार्केट फॉर इक्विटीज एंड डिबेंचर ऑफ कंपनीज ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है कि वो मार्केट है जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनीज है ना, उनके इक्विटीज एंड डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग होती है। अब इक्विटीज डिबेंचर्स होते क्या है? बेसिकली ये शेयर्स ही होते हैं। शेयर्स की अलग अलग टाइप्स होती है, ठीक है। इक्विटीज में क्या होता है? इक्वल शेयर मिलता है, ठीक है। इसमें अगर कंपनी कल को डूब जाती है तो बंदे के शेयर भी गए, खत्म, ठीक है, जो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। डिबेंचर्स क्या होता है? इसमें एक फिक्स शेयर दिया जाता है कि हाँ ठीक है, कल को कंपनी को प्रॉफिट हुआ तब भी आपको इतना ही मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में जाती है तब भी इतना ही मिलेगा। इसमें बहुत मतलब कम होता है प्रॉफिट, काफी कम होता है। इक्विटीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो डिबेंचर में क्या होता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, जो शेयर होल्डर है उसको एक फिक्स अमाउंट ही दी जाएगी। इक्विटीज में होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं तो वो शेयर की वैल्यू के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ शेयर में तो आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, अगर लॉस में चला गया तो आप भी लॉस में जा सकते हैं। तो मार्केट की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू मार्केटर्स आते हैं फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर की फॉर्म में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ओल्ड इश्यूज मार्केट होती है, बाइंग और सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। अब देखो यहाँ पे जो भी सब कुछ लिखा हुआ है उसमें एक ही चीज क्लियर करी गई है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में कि सपोज कोई कंपनी, नई कंपनी मार्केट में आई है, कोई भी ले लो, इसका नाम है ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, मार्केट में नई खुली है। तो जब ये कंपनी नई मार्केट में आएगी तो ये अपनी कंपनी के शेयर्स आगे बेचेगी, ठीक है, अपने शेयर्स मार्केट में देगी। जब ये फ्रेश शेयर इशू करेगी तो ये किसका काम है? ये आता है प्राइमरी मार्केट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। जब कोई नई कंपनी आई, उसने अपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब ये शेयर्स फिर आगे मार्केट में जाएंगे, इन्होंने फिर आगे कहीं और अपने शेयर्स ये बेच दिए, ठीक है, फिर ये किसी और के पास चले गए, ठीक है, इन्होंने फिर आगे शेयर किसी और को दे दिए, फिर ये आगे किसी और पर्सन के पास चले। तो ऐसे जो सिस्टम चलता है शेयर मार्केट का, ठीक है। तो जहां पे जब ये फ्रेश शेयर इशू होते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब ये आगे ऐसे ही चलते जाते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, और जहां पे यही सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, बढ़ भी लेते हैं। इफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइमरी श्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और न्यू श्योरिटीज एंड इशू ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड और परचेज्ड इन कैपिटल मार्केट, देन द मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट।
सेम ही लिखा है, कोई नई श्योरिटीज है, नई गवर्नमेंट कंपनी खुली है, उसने अपने बॉन्ड्स इशू किए पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है, उनको सोल्ड कर दिया, फिर कैपिटल मार्केट में किसी और ने परचेज कर लिया, फिर ऐसे ही आगे चलेगा सिस्टम। तो जो फर्स्ट टाइम सोल्ड और परचेज का सिस्टम है उसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंज और गिल्टेस्ट मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी शेयर खरीदे हुए हैं उनको ही आगे बेचना, तो उनकी जो ट्रेडिंग होती है, ट्रांजैक्शंस होती है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, गिल्टेस्ट मार्केट भी आ जाती है। फिर मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, रिस्क कैपिटल कंपनीज, ये सारे क्या काम करते हैं, पब्लिक मनी को कलेक्ट करते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है। अब देखो कोई भी कॉमन बंदा है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें कहाँ पे ना करें, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी आती है तो वो दे देता है इनमें से किसी को भी, ठीक है, किसी मर्चेंट बैंक को दे देगा, किसी म्यूचुअल फंड को दे देगा, या किसी लीजिंग कंपनी को, या किसी को भी दे देगा। तो ये क्या करेंगे, उससे पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको आगे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, और उसमें जो प्रॉफिट उसको मिलेगा वो आगे उस बंदे को प्रॉफिट का कुछ शेयर वो दे देंगे और आप भी कमाएंगे। इंडिया की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड सम इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।